आज देखेंगे हम फिजिक्स टू में इट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है, पहले इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। इसको हम मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस हैं वो जब रेस्ट पे रहेंगे तो उसकी स्टडी करना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब नेक्स्ट देखेंगे कूलम्स लॉ देखेंगे। कूलम्स लॉ जो भी देखो ये सब हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक जो भी 11th के उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम 12th की फिजिक्स पे आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे आते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका बेसिक्स कंसेप्ट आना ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए वो सब पहले के थोड़े थोड़े जो भी कंसेप्ट हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं कूलम्स लॉ। देखते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि जो दो चार्जेस होते हैं, अगर दो चार्जेस रहेंगे Q1 ले लिए और ये Q2 ले लिए, अगर दोनों का सेम चार्जेस रहेगा, सेम साइन रहेगा, तो ये रिपल्स करेंगे, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, ठीक है। अगर यही दो चार्जेस रहेंगे Q1 Q2, अगर इन दोनों का अपोजिट साइंस रहेंगे तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। तो यही कूलम्स लॉ बताता है कि अगर सेम साइन वाले चार्जेस रहेंगे तो वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, अगर डिफरेंट साइन चार्जेस रहेंगे दोनों के तो वो दोनों को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो डेफिनेशन के हिसाब से हम देखते हैं क्या बोल रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस एट अ रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। क्या बोलता है कि जो भी फोर्स है, जो भी फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, देखो इधर बताया ना, जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों के बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स हो रहा है बिटवीन टू चार्जेस के बीच में ना, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टू चार्जेस, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो दोनों के डिस्टेंस के बीच में जो रहेगा उससे इनवर्सली प्रोपोर्शन रहेगा, उसके स्क्वायर, ठीक है। तो ये कूलम्स लॉ बोलता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे दोनों चार्जेस के बीच में, वैसे वैसे कूलम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाएगा, ठीक है। ये बताना चाहता है कूलम्स लॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, देखो इसका एक छूट गया था, पार्ट छूट गया है कि देखो जो फोर्स, अब इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा ना, तो ये इसको दोनों के साथ में लिखना पड़ेगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट रहता है, इसके लिए जो कूलम लॉ के लिए कांस्टेंट लगेगा वो क्या रहेगा, 4 पाई एप्सिलॉन लगेंगे, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट लगेगा, ये कांस्टेंट है एक अपने लिए, ठीक है। इनटू Q1 इंटू Q2, ये तो अभी ये फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि ये जब भी कभी भी कोई भी रहेगा फॉर्मूला उसके अंदर से कांस्टेंट हटाना पड़ता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट इसके लिए कूलम्स लॉ के लिए कांस्टेंट ये रहेगा अपॉन क्या रहेंगे, ये R², ठीक है, ये रहेगा। और ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है, ठीक है। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है। अगर न्यूमेरिकल्स में ये बहुत हेल्पफुल करेगा, इसके लिए आप जान लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। जो भी रहता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा पर यूनिट चार्ज से, ठीक है, पर यूनिट चार्ज। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, देखो ये सर्कल हो गया, देखो दो चार्जेस हैं, ये एक इधर चार्जेस है, एक इसको पर यूनिट चार्जेस है, और ये वाला ये चार्जेस है, ठीक है। अगर ये दोनों में अगर ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये रिपल्सिव देगा, रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये पर यूनिट चार्ज, ठीक है। दोनों रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे ये, ठीक है। तो ये दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। अब इसको हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, देखो फोर्स का कूलम्स लॉ में फोर्स का फॉर्मूला कैसे लिखा था अपन ने, ये था
देखो फोर्स का फॉर्मूला था कूलम्स में, देखो अब इसमें ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, समझ लो ऐसा, ठीक है। ये Q1 ये Q2 हो गया, तो क्या था फोर्स का फॉर्मूला था Q, हाँ, इंटू Q नॉट, ये Q नॉट हो गया, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर था ना, आर स्क्वायर, लेकिन ये इसका इधर तो रहेगा ही ना। और लेकिन वो जो कांस्टेंट था वो तो अपने लिखना भूल गए ना, जो कांस्टेंट था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट था, ठीक है। ये था, ये इसका फॉर्मूला, ये तो कांस्टेंट हो गया। ये देखो Q1 Q2 और ये इसका अपॉन आर स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला था अपने को मिला था ना, ये फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है, वही है बस खाली। और ये Q नॉट इसका, तो Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, फिर ये क्या बचेगा, Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो Q बचेगा अपना Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, इसका एसआई यूनिट क्या आएगा, एसआई यूनिट होएगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम होता है इसका एसआई यूनिट। न्यूटन पर कूलम इसका एसआई यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासेस फ्रॉम अ गिवन एरिया इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी हम आपको समझाते हैं। देखो ये होता है चार्जेस, देखो ये Q हो गया, ये इसमें चार्जेस है, ठीक है। जो भी इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स देगा, ठीक है, ये देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रहे हैं, ये इसमें गिवन एरिया रख दिया अपना, ठीक है। इस गिवन एरिया में से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रहे हैं, देखो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, इस एरिया में से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रहे हैं, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। ये समझ गए, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से, ये मतलब जेई में ही पूछ सकते हैं, इसका मतलब पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, फाई से, इसको डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है। जितनी ज़्यादा लाइन्स ऑफ फोर्स रहेंगे उतना ही फ्लक्स ज़्यादा होएगा, जितनी कम रहेंगे लाइन्स ऑफ फ्लक्स उतने ही कम उतने ही कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स रहेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास होंगे, उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका फॉर्मूला बाकी रह गया, इसको कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, देखो ये 5 हो गया, 5 इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनटू एरिया से जो पास हो रहे हैं, ठीक है, इसी को ऐसे फॉर्मूला। ये स्केलर क्वांटिटी है, अरे सॉरी ये वेक्टर क्वांटिटी, अगर इसको स्केलर क्वांटिटी करने का है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, स्केलर क्वांटिटी में इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अगर इसको वेक्टर क्वांटिटी से इसको स्केलर क्वांटिटी में करने का तो कॉस थीटा लगेगा, क्योंकि कुछ एंगल पे ही पास हो रहा है ना, कुछ एंगल से पास होता रहेगा ये एरिया से, इसके लिए स्केलर क्वांटिटी में ये ऐसे लिख सकते हैं और वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम गॉस लॉ देखेंगे, क्या देखेंगे, गॉस लॉ। ये आप 11th में पढ़ चुके हो, गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ का डेफिनेशन देखते हैं, गॉस लॉ देखते हैं क्या लिखा है गॉस लॉ में, द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इक्वल द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन। देखो क्या बताता रहा है इसमें कि देखो ये एनक्लोज्ड सरफेस है, एनक्लोज सरफेस में Q1 है, Q2 है, Q3 है, ठीक है। इससे जो भी फ्लक्स निकल रहे हैं, ठीक है, क्लोज सरफेस से जो भी फ्लक्स निकल रहे हैं वो डिवाइड है एप्सिलॉन से, ठीक है। जो भी नेट चार्ज निकल रहे हैं इस क्लोज से, जो भी फ्लक्स निकल रहे हैं उसी को हम लोग को देखने का है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स नेट इक्वल्स टू, इसमें क्या बता रहा है, देखो कि जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो क्लोज थ्रू द क्लोज सरफेस है इक्वल रहेगा, किससे इक्वल, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, फ्लक्स है, जो फ्लक्स है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल टू नेट चार्ज, जो भी इसमें से जो भी पूरे चार्ज निकलते Q1 से Q3 से
एनक्लोज बाय द सरफेस, जो इसमें से चार्ज निकलते हैं उसके इक्वल होते हैं। जो भी फ्लक्स रहेगा किसके इक्वल रहेंगे, जो इस चार्ज से निकल रहा है ना, चार्ज से, नेट चार्ज एनक्लोज्ड जितने हैं ना, उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है उसके इक्वल रहेगा फ्लक्स, ठीक है। तो ही बताना चाहता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये जो चार्ज एनक्लोज्ड है ठीक है, उसके इक्वल। देखो नेट फ्लक्स जो रहेगा वो इक्वल रहेगा चार्ज एनक्लोज्ड, इसमें चार्ज एनक्लोज्ड है और एप्सिलॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो इसको क्लोज्ड इंटीग्रेशन के क्लोज सरफेस के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, इंटू डी एस, ठीक है, इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं क्यू एनक्लोज्ड इंटू 1/ε0, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी है, जो फ्लक्स है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी फ्लक्स है वो क्लोज सरफेस का जो भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो क्लोज सरफेस का, जो ये फ्लक्स हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज सरफेस का, वो इक्वल रहेगा ये जितने भी चार्जेस है ना अंदर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है, वो चार्जेस के जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके इक्वल रहेगा, ठीक है, सरफेस। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो आज अभी देखते हैं गॉसियन सरफेस क्या कहता है। देखो ये स्फीयर है, स्फीयर के अंदर कुछ चार्जेस है Q1 Q2 Q3, ठीक है। अगर इसको गॉस थ्योरम फाइंड करने का, डेरिवेशन फाइंड करने का, देखो जो ये गॉसियन सरफेस होता है जो कि इमेजिनरी लाइन होती है, जो ये है ना, ये गॉसियन सरफेस होता है जो कि इमेजिनरी लाइन होती है ये, ठीक है, यही गॉसियन सरफेस होता है। ये जो स्फीयर के अंदर चार्जेस है उसके जो बाहर है, इसके बाहर जो बनता है ना, यही गॉसियन सरफेस होता है, डेरिवेशन में काम आते हैं, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस है, ये इंपॉर्टेंट। और गॉसियन सरफेस के दो कंडीशन है, ठीक है, इसमें दो कंडीशन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ना, देखो ये चार्जेस है, जो भी चार्जेस इसमें से निकलेंगे ना, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं, जो भी चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो परपेंडिकुलर रहेगी गॉसियन सरफेस से परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गई, गॉसियन सरफेस से परपेंडिकुलर हो गई। ये फर्स्ट कंडीशन बताता है। फर्स्ट कंडीशन क्या बताता है कि, देखो फर्स्ट कंडीशन क्या बता रहा है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है चार्जेस से, सब चार्जेस से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो परपेंडिकुलर रहेगी, किससे, गॉसियन सरफेस से परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है, जो भी चार्जेस निकल रहा है। देखो ये गॉसियन सरफेस हो गया, और ये देखो ये Q1 Q2 Q3 है ना, उसमें से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो परपेंडिकुलर रहेगी, किससे, वो परपेंडिकुलर रहेगी गॉसियन सरफेस से परपेंडिकुलर रहेगी। ये बताता है गॉसियन सरफेस, फर्स्ट कंडीशन में बताता है। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं पहले क्या बोल रहा है कि वो द इलेक्ट्रिक फील्ड should be perpendicular to the गॉसियन सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन होता है। सेकंड कंडीशन का देखते हैं अभी। देखो सेकंड कंडीशन क्या बोलता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी सेम टू ऑल द पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इस पे भी सेम रहनी चाहिए, इस पॉइंट पे भी सेम रहनी चाहिए। जो भी गॉसियन सरफेस है ना, गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए हर जगह गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक जो है सेम पॉइंट होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी सेम टू ऑल पॉइंट, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए गॉसियन सरफेस के, ठीक है, ये बताना चाहता है सेकंड कंडीशन में, ये बताना चाहता है गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये देख लिया, हर पॉइंट पे सेम होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के, ऑन द गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये देख लीजिए। अब देखेंगे हम गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के एप्लीकेशन देखेंगे। उसमें फर्स्ट देखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल और हॉलो स्फीयर, मतलब हॉलो स्फीयर के ऊपर देखेंगे। उसके ऊपर देखो एक ये हॉलो स्फीयर है, उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं, उसके एक पॉइंट पे देखो गॉसियन के एक पॉइंट पे, जहाँ से एक पॉइंट पे अपने को वो निकालने का है, क्या निकालने का है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का है। तो देखेंगे इस पॉइंट पी पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का, तो उसी पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ होएगा, ठीक है।
उसी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का है। उसी पे ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ होएगा, क्योंकि जो छोटा सा एरिया इसका छोटा स्पेरिकल का क्या आएगा, स्पेरिकल का रेडियस आर हो जाएगा कैपिटल आर, और गॉसियन का रेडियस हो जाएगा स्मॉल आर। ठीक है, इसके ऊपर चार्जेस है, उसी को फाइंड करने का है इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे। इस जो भी चार्ज है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो बाहर की निकलती है पॉजिटिव चार्ज से। अगर वही नेगेटिव चार्ज रहता तो अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आती थी। ठीक है, अट्रैक्ट करते थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखो इसका पॉजिटिव चार्जेस है, तो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी, और बाहर निकलते समय ये परपेंडिकुलर है गॉसियंस के साथ, वो कंडीशन अपना पूरा करेगी और हर जगह सेम इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। ठीक है, तो पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का है, तो कैसे निकलेगा, एक जगह निकलेगा तो सब जगह निकल जाएगा। तो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी ये चार्जेस है, इस चार्जेस की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है उसी को पॉइंट पी पे फाइंड करने का है। ठीक है, कितना निकलता है तो उसी को हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या है, कंसिडर करो, कंसिडर स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ये कंसिडर, ये स्फीयर है, उसका रेडियस आर है। ठीक है, उसका रेडियस आर है विथ इट सेंटर एट ओ। इसका सेंटर क्या है, देखो इसका सेंटर ओ है। ठीक है, सेंटर विथ इट सेंटर ओ। ठीक है, सेंटर से रेडियस है आर। ठीक है, उसमें क्या लिखा है, सेकंड क्या लिखा है, चार्ज टू अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, चार्ज टू अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब क्या है कि जो भी है, देखो ये चार्जेस है जो भी है यूनिफॉर्म डेंसिटी में, मतलब क्या होता है कि कूलम जो भी चार्जेस है इसके कितने एरिया, इस एरिया में कितने चार्जेस है। ठीक है, वही बताता है उसकी चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी बताता है कि इस एरिया में कितने चार्जेस है, इस एरिया पे कितने चार्जेस है, इस एरिया पे कितने चार्जेस है, वही बताता है चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। फिर सेकंड पॉइंट क्या देखेंगे, इमेजिन ए कॉन्सेंट्रिक गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस आर। मतलब देखो ये कॉन्सेंट्रिक मतलब दोनों का, देखो स्फीयर का और गॉसियन का सरफेस सेम है, उसी को कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब दोनों का सेंटर सेम है, उसी को वो कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं, जो कि इसका रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है, इसका रेडियस है, जो गॉसियन का रेडियस है स्मॉल आर है, पासिंग थ्रू द पॉइंट पी। और जो कि जो गॉसियन है वो पास हो रहा है पॉइंट पी से पास हो रहा है गॉसियन। ठीक है, इसके लिए लिखा है पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, और इसका रेडियस आर है। ds, जो ds होता है वो स्मॉल एरिया अराउंड द पॉइंट पी, जो पॉइंट पी के अराउंड जो भी स्मॉल एरिया को ds बोलते हैं। ठीक है, अराउंड द पॉइंट पी ऑन द गॉसियन सरफेस पे होता है वो। ठीक है, इतना बताया है इसमें अभी। और इसमें थर्ड पॉइंट क्या बताना चाहता है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है एट ईच पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस एज द सेम मैग्नीट्यूड ई। मतलब जो भी है, देखो इधर भी हर पॉइंट पे ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसकी मैग्नीट्यूड सेम होएगा। हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसका हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, यही बताना चाहता है। और क्या बताता है, एंड इट इज़ डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड। मतलब ये डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड है ना, रेडियली आउटवर्ड है, रेडियस जैसा आउटवर्ड है, इसके लिए डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड है। अब देखते हैं डायरेक्ट, देखो बाय गॉस थ्योरम द नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहे हैं वो नेट फ्लक्स अपने को पहचानने का था। तो उसके गॉस थ्योरम से क्या मिलता है अपने को कि देखो क्यू फ्लक्स नेट फ्लक्स क्या होता है, इक्वल्स टू क्यू अपॉन चार्जेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या कहता है कि देखो इधर एयर होता है, एयर के अंदर से जितने भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेंगे वो कितने फ्लक्स देंगे और कितने को परमिशन देता है फ्लक्स को निकलने का। ठीक है, वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का काम रहता है कि जो भी ये देखो एयर है, इसमें जो भी एयर है कितने फ्लक्स को निकलने देता है। ठीक है, परमिशन देता है निकलने का, वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स ये क्लोज इंटीग्रेशन क्यों लिखे, क्लोज इंटीग्रेशन क्योंकि अपन क्लोज्ड एरिया के लिए फाइंड कर रहे हैं ना, क्लोज्ड एरिया के लिए। तो क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। ठीक है, और इसको डॉट वेक्टर को, जो डॉट वेक्टर को निकालने के लिए अगर निकालने का हमें स्केलर में लिखने का है तो ऐसे लिखाएगा ये फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस
कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा इसको निकालने के बाद, क्योंकि एंगल से कुछ बना रहा है, लेकिन इसका जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, क्यों कॉस 0 हो जाएगा ना, कॉस 0 क्या आ जाएगा इक्वल्स टू 1। कॉस 0 क्यों हुआ, इसका एंगल 0 क्यों हुआ, क्योंकि देखो जो भी है एरिया में से, अभी क्या था, इन दोनों के बीच का एंगल बनेगा, देखो ये दोनों के बीच का एंगल बन रहा है ना, ई और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना बन रहा है, देखो तो ये दिखा रहा है, इसमें इस डायग्राम में दिखा रहा है कि इसी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और ये एरिया है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो एंगल बनेगा वो 0 बन रहा है, ठीक है ना, कोई एंगल नहीं है ना, इधर से एरिया निकल रहा है, इसी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ठीक है, इसी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तो कोई एंगल नहीं बना रहा है, 0 एंगल बना रहा है, इसके लिए इधर लिखा है 0 एंगल, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा, थीटा के बदले 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, कॉस 0 1 होता है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स इक्वल्स टू, देखो ई को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये ई को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे, एरिया, ठीक है, एरिया का डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे, देखो अब ये क्या है, ये एक छोटा सा एरिया है, मतलब देखो ये क्या है, ये डीएस मतलब एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया था ना, देखो ये डीएस, ये छोटा सा एरिया कंसीडर किया अपन ने, देखो ये डीएस जो है छोटा सा एरिया कंसीडर किया, अब हमको पूरे में चाहिए ना, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, देखो जो छोटा सा पार्ट रहता है, अगर देखो ये छोटा सा पार्ट है, अगर ये पूरा एरिया निकालने का, तो इसको छोटे से पार्ट को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा, ठीक है, तो इसी के लिए बता रहा है, ये छोटा एरिया है, अब इसको इंटीग्रेट कर दिए हैं, पूरा एरिया निकल जाएगा, तो इसी के लिए इसका क्या हो जाएगा, ये जो इंटीग्रेशन डीएस क्या होता है, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या होता है अपना, ये होता है टोटल एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया है, ठीक है, इसी को, लेकिन उसका एरिया क्या होता है, एक देखो ये एक स्फीयर को हम लोग ने कंसिडर किया है, एक स्फीयर का एरिया कितना होता है, एक स्फीयर का एरिया होता है 4πr², ठीक है, 4πr² होता है एक स्फीयर का एरिया, टोटल स्फीयर का एरिया हो जाता है 4πr² हो जाता है, तो इधर क्या लिख सकते हैं अपन, फाई इंटू 4πr², ये लिख सकते हैं ना इसके जगह पे, क्योंकि पूरा टोटल एरिया निकाला ना, डीएस तो छोटा एरिया था, पूरा एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है, इसके लिए हो जाता है 4πr² इंटू ई। इधर हम लोगों ने स्मॉल आर क्यू लिए थे, मालूम है, स्मॉल आर क्यू लिए क्योंकि गॉसियन सरफेस से जो बना रहा है ना, तो गॉसियन सरफेस का जो रेडियस रहता है वो स्मॉल आर है, इसके लिए गॉसियन सरफेस से एरिया ले रहे हैं ना पूरा, इसके लिए स्मॉल आ रहा है, ठीक है, गॉसियन सरफेस से एरिया ले रहे हैं, इसके लिए स्मॉल आ रहा है, इसको इक्वेशन 2 डाल सकते हैं हम, ठीक है, ये बताना इंपॉर्टेंट है, ये आर क्यू स्मॉल आर क्यू लिया क्योंकि ये गॉसियन सरफेस से हम लोग ले रहे हैं ना एरिया पूरा, इसके लिए, ठीक है। हमने आगे देखते हैं इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन 1 मिला है, इक्वेशन 2 मिला, दोनों से हमें क्या मिलता है वो आगे देखते हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिलता है हमको, ठीक है, वो देखते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या बोलता है कि फ्लक्स नेट होता है, वो क्या होता है Q/ε0 होता है, ये इक्वेशन 1 था। इक्वेशन 2 क्या था, इक्वेशन 2 था कि ये था, क्या था ये, ई इंटू 4πr² था, ये इक्वेशन 2 था। अब दोनों से हमें क्या मिलता है, दोनों को इक्वेट करेंगे एक साथ, तो क्या मिलेगा Q/ε0 इंटू ई इंटू 4πr²। लेकिन हमें अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढने का है, तो उसको ऐसे कैसे रखेंगे अपन, क्या हो जाएगा ये E इक्वल्स टू Q/, इसको नीचे लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4πr² इंटू ε0, ये बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनता है ये हमारा इधर हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को मिल गई। लेकिन हमने एक और कॉन्सेप्ट देखा था, इसमें क्या देखा था कि ये होता है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होता है। चार्ज डेंसिटी क्या बोलता है कि चार्ज अपॉन एरिया, कितना एक एरिया पे से कितना चार्ज है, इस एरिया पे कितना चार्ज है उसकी डेंसिटी बताता है, चार्ज की डेंसिटी बताता है उस एरिया पे, उसी को बोलते हैं चार्ज अपॉन एरिया, इसकी क्या बताता है, चार्ज डेंसिटी बताता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, चार्ज अपने को चाहिए तो क्या आ जाएगा सिग्मा इंटू ए, लेकिन अपने को एरिया क्या है, एरिया एक स्फीयर का एरिया होता है, एक स्फीयर का एरिया होता है 4πr²,
ये क्यों एक स्पीयर का लिए ना, क्योंकि ये स्पीयर पे होता है। ये कैपिटल आर क्यों लिए हैं, क्योंकि ये स्पीयर पे चार्ज है ना, क्योंकि देखो ये स्पीयर पे चार्जेस प्रेजेंट है तो उसी को हम लोग चार्ज डेंसिटी लेंगे ना। तो ये स्पीयर का क्या होता है, रेडियस क्या होता है, आर होता है, इसके लिए इधर हम लोग ने स्मॉल आर लिए। ये होता है चार्जेस, चार्ज कैसे फाइंड करने का है। तो ये था चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या था, चार्ज अपॉन एरिया, कितने एक एरिया में से कितना चार्ज आ रहा है, कितना चार्ज है उसमें, डेंसिटी इसकी कितनी है, चार्ज की डेंसिटी कितनी है इस एरिया पे, ठीक है, वही बता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो क्यू को पुट करने का है। देखो इस क्वेश्चन में क्यू को पुट करने का है। क्यू को क्या पुट कर सकते हैं अभी हम लोग, देखो ई इक्वल्स टू, क्यू को क्या पुट कर सकते हैं, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन, ठीक है। देखो इसमें से ये 4 पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा अभी इसमें, ई इक्वल्स टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये बचता है। ये फाइनल इक्वेशन डेरिवेशन का फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इस पॉइंट पे से पी पॉइंट पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ये हमको फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। इस फील्ड पे, इस पॉइंट पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर स्मॉल आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस किस समय काम आता है, कि जब ये इसमें देखो एयर है, एयर में से कितना पास हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पास करने देता है एयर, वो उसके काम आता है, ठीक है, पास करने देता है, कितना पास हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। केस 1 देखते हैं पहला, क्या केस 1 क्या बोलता है कि इफ, क्या बोलता है, इफ पॉइंट पी लाइज ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज स्फीयर, अगर ये वाला पॉइंट, अगर इस चार्ज स्फीयर पे अगर प्रेजेंट रहेगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, कौन सी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, तो वो फाइंड करने का है। तो जो भी स्मॉल आर रहेगा वो कैपिटल आर के अंदर चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो चार्ज स्फीयर का है उसका रेडियस क्या होता है, आर होता है, ठीक है। लेकिन हमने देखा था कि इसका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है। लेकिन अपने पास क्या था कि क्यू का भी वैल्यू था ना, क्यू का वैल्यू क्या था, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन, अब इस आर के बदले हमको चेंज करना पड़ेगा, क्या चेंज करने का हम लोग को, जो स्मॉल आर के बदले हमको कैपिटल आर डालने का, ठीक है, क्योंकि चार्ज स्फीयर पे हम लोग ने पॉइंट पी को कंसीडर किया। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, देखो ये आर कैंसिल हो गया, ये 4 पाई कैंसिल हो गया, अब क्या बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो हमको फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी मिलती है, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलती है अपने को सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये थी स्पेशल केस 1। अब स्पेशल केस 2 देखेंगे अभी हम, क्या बोलता है, देखो ये अपने पास आ जाता है ना, ये फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केस 1 से होती है, देखो ये केस 1 से इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या बोलता है कि ये अपने को, केस 2 बोलता है कि इफ अ पॉइंट पी लाई इनसाइड द, इसके अंदर अगर पी पॉइंट इसके अंदर इनसाइड लाई करेगा तो क्या मिलेगा अपने को, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलती है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी जब इसके अंदर पी लाई करेगा, इस स्फीयर के अंदर, इस स्फीयर के अंदर पी अगर पॉइंट लाई करेगा तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, तो वो देखने का है। इफ पॉइंट पी लाइज इनसाइड द स्फीयर, अगर पॉइंट पी स्फीयर के इनसाइड लाई कर रहा है, सिंस देयर आर नो चार्ज, since there are no charges inside, मतलब उसके अंदर कोई भी चार्जेस प्रेजेंट नहीं रहेंगे, तो उसके वजह से जो भी डेंसिटी रहेगी, चार्ज डेंसिटी जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो ये फ्लक्स है, इसके अंदर क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। जब इससे चार्ज ही नहीं रहेगा, चार्ज ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है ना, इस स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसके लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चार्ज जब जीरो हो जाएगा तो इसकी डेंसिटी भी जीरो हो जाएगी। तो अपने को क्या था, डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या है, क्यू अपॉन एरिया है,
जब यही जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो हो जाएगी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो हो जाएगी, और ये भी हो जाएगा डेंसिटी भी, चार्ज डेंसिटी भी जीरो हो जाएगी, चार्ज दोनों जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब इसके अंदर चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है तो चार्ज डेंसिटी नहीं होगी, और जब ये चार्ज नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं रहेगी, क्योंकि इसके अंदर अगर जीरो पुट करके देखो, अगर इसके अंदर देखो ये अपना है, देखो ये इक्वेशन है, ये फाइनल इक्वेशन बन रहा है, अगर चार्ज को जीरो कर दो तो इसका मतलब ही नहीं होगा, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये फर्स्ट था एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन था, ये पूरा होता है। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, अच्छा लगे तो। आगे का कंटेंट अगले वीडियो में देखते हैं।